लैंडस्लाइड को लेकर चुनावी कवरेज, न सिर्फ चुनावी कवरेज बल्कि सुपर एग्जिट पोल की तस्वीर जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। सुपर एग्जिट पोल में आज दो महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार या फिर एनडीए करेगा उलटफेर। दूसरा सवाल, झारखंड में होगी किसकी सरकार। सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े काफी हद तक अनुमानित तस्वीर को सामने रख चुके हैं। हालांकि 23 तारीख को देखिए नतीजे आने हैं और अनुमान क्या संकेत दे रहे हैं उस जीत के, उन नतीजों के। जाहिर है कि वो 23 तारीख को ही क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले आए सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आपके सामने है। भारत 24 का सुपर एग्जिट पोल महायुति को 143 से 164 सीटें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दे रहा है। वहीं एमवीए के पास 113 से 131 सीटें जा रही हैं और अन्य के पास 7 से 14 सीटें महाराष्ट्र में जाती हुई नजर आ रही हैं। यह है भारत 24 का सुपर एग्जिट पोल। आज जहां पर महाराष्ट्र में सिंगल फेज में चुनाव संपन्न हुए और इसी बीच में फडणवीस का दावा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से आएगी, यह दावा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। लेकिन इस दावे के बीच आंकड़े क्या बता रहे हैं सुपर एग्जिट पोल के। भारत 24 के आंकड़े सुपर एग्जिट पोल के इस वक्त आपके सामने, लेकिन अलग अलग एजेंसीज की तरफ से सुपर एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, आइए उसकी एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाती हूं। मैट्राइज महायुति को 150 से 170 सीटें देता है, एमवीए को 110 से 130, अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 152 से 160 सीटें महायुति को, 130 सीटें एमवीए को और 6 से 8 सीटें अन्य के पास। पी मार्क 132 से 157 सीटें महायुति को, एमवीए के पास 142 से 146 सीटें, खाते में 2 से 8। पीपल्स पल्स 182 सीटें महायुति को दे रहा है, 97 सीट्स एमवीए के खाते में, 9 सीट अन्य के पास। और सुपर एग्जिट पोल क्या दिखाता है, सुपर एग्जिट पोल ऑन एन एवरेज 155 से 167 सीटें महायुति के पास, यानी कि सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में महायुति की दिख रही है, यानी बीजेपी अलायंस की। एमवीए 115 से 128 पर और अन्य के खाते में 6 से 9 सीटें सुपर एग्जिट पोल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लेकिन झारखंड क्या कहता है, झारखंड में मैट्राइज का सर्वे कहता है सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े 42 से 47 एनडीए के पास, इंडिया अलायंस के पास 25 से 30, अन्य के पास 1 से 4। पीपल्स पल्स 42 से 48 सीटें एनडीए को, 16 से 23 इंडिया और 8 से 14 अन्य के खाते में। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 45 से 50 सीट एनडीए के पास, 35 से 38 इंडिया और 3 से 5 अन्य के पास। जेवीसी 40 से 44 सीटें एनडीए को, 30 से 40 सीटें इंडिया अलायंस को और 0 से 1 सीट अन्य के पास। सुपर एग्जिट पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है, सुपर एग्जिट पोल दिखा रहा है 43 से 48 सीट एनडीए के पास, यानी सरकार बनती हुई, 29 से 36 इंडिया अलायंस के पास और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें अनुमानित जाती हुई झारखंड के सुपर एग्जिट पोल में इस वक्त नजर आ रही हैं। यानी कि दोनों ही जगह, दोनों ही राज्यों में महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा के लिए अब जब वोटिंग संपन्न हो चुकी है, बीजेपी के लिए खुशखबरी सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनुमानित नंबर्स, नतीजों का इंतजार रहेगा 23 तारीख को। उससे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगा। देखिए, एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। तो कहीं न कहीं सभी 4 वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग और लाभार्थी, सभी को बेनिफिट हुआ है और उन्होंने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है।
कह रहे हैं कि लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलने वाला है और एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार वहां पे रहने वाली है। झारखंड के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की अत हो गई थी, इसलिए लोग तंग थे, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करते हुए जिस प्रकार से हमारी सरकार चली है, दोनों जगह भाजपा को और एनडीए को भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कि सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूं। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया, यानी कि जो महायुति है उनके नेताओं की प्रतिक्रिया, और जाहिर बात है कि सुपर एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद एक खेमे में खुशी की लहर जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, उनका क्या थॉट प्रोसेस इन सुपर एग्जिट पोल को लेकर है, क्या काम किया, क्या नहीं किया, किसके लिए, और कैसे इन आंकड़ों को वो देखते हैं, इसी को समझेंगे। के शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कृष्णा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यूबीटी शिवसेना के नेता संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारत भूषण जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, झारखंड को लेकर खासतौर से उनका इंसाइट इंपॉर्टेंट रहेगा। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत नागर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन संजय द्विवेदी जी, आपके साथ शुरुआत, फिर उसके बाद एक्सपर्ट से मैं राय लूंगी, क्योंकि अभी जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, संजय द्विवेदी कैसे देखते हैं अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि आप लोग ये कहते रहे कि भाई हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, बट एटलीस्ट ये नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। वैसे देखिए, मैं एग्जिट पोल को कोई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है एग्जिट पोल हो या एआई पोल हो, जो भी पोल होते हैं, माना कि आपने 1 लाख लोगों से आपने लिया, लेकिन 50,000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो जब वोट नहीं दिया तो इसमें जो अंतर आता है, जो आप हमेशा देखते हैं एग्जिट पोल में क्यों अंतर आता है, लोग इस पर हमेशा चर्चा करते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि इसलिए जो है, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसका सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है कि वो लोग वोट बैंक वहां तक पहुंचे ही ना हो और वोट ना डाला हो। अब हम आते हैं झारखंड पे। झारखंड में देखिए, जिस तरह से शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया और हाईकोर्ट द्वारा जो उनको जमानत दी गई, जमानत में जो पैरा दिया गया कि साहब इनके खिलाफ जो आरोप लगाया था ईडी या सीबीआई जिसने भी लगाया था, वो वहां पे मिला ही नहीं, इसलिए मैं इनकी जमानत देता हूँ। देखिए, जमानत दे दी उन्होंने, लेकिन अगर ये चीज न कही होती तो शायद इसका पर्सपेक्टिव अलग होता, इसका मतलब अलग होता। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने जमानत दे दी, तो इससे मध्यम वर्ग के जो गरीब होते हैं, आदिवासी हैं और लोग हैं, उनमें एक सिंपैथी जाग जाती है। देखिए, हमारे नेता को, मुख्यमंत्री को जबरदस्ती उसमें फंसाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो कल्पना सोरेन थी, जिनको जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी, उन्होंने जो अपना राजनीतिक उद्भाव किया या राजनीति में जो आई वो, और उन्होंने बढ़ चढ़ के जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें महिलाओं की जो उन्होंने सभाएं की, जो मैंने भी देखी, आपने भी देखी होंगी, और जो एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने, जो बातचीत अपनी रखी और जो बात उन्होंने की, उससे महिलाएं संतुष्ट थी। तो अगर वोट बैंक बढ़ा है और महिलाओं का वोट बैंक बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि शायद वहां जेएमएम के इंडिया गठबंधन की सरकार बने। दूसरी बात है कि वहां पे जो पर्सपेक्टिव जितने भी चलाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से काम किया, अगर कल्पना सोरेन वहां ना होती तो शायद जेएमएम के इंडिया गठबंधन की हालत वहां ज्यादा खराब हो सकती थी। लेकिन उनका जो रही है, जब महाराष्ट्र में आई है, और इसी शायद में एक बात जोड़ते हुए सर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय लिमिटेड रहेगा। मैं चाहूंगी सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लूं। बस 2 सेकंड जी, बोलिए। मुझे लगा कि आपने, ठीक है, बोलिए। जिस तरह से देखिए, वोट बैंक नोट देके वोट खरीदे गए, किसका फर्क पड़ता है, प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए, 2.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली, और जो महंगाई और बेरोजगारी का जो लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने देखा वहां पे कि महंगाई, बेरोजगारी के लिए महिलाएं और बेरोजगारी के लिए नौजवान परेशान थे, तो इसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, निश्चित। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं असर आएगा कि हमारे प्रोजेक्ट वापस क्यों चले गए, नहीं जाने चाहिए थे, यहाँ प्रोजेक्ट लगने चाहिए थे। ऐसे बहुत सी चीजें, जो गठबंधन तोड़ा गया, जैसे लोकसभा चुनाव में, ठीक है, पार्टी टूट गई, पार्टी जो टूटी, दोनों पार्टी टूटी, टूट गई या तोड़ी गई,
टूट गई या जो तोड़ी भी गई, आप समझिए, अलग अलग उसका क्योंकि पर्सपेक्टिव है सर, धन- देखने धन- का नजरिया जो है। धन मिला है- लेकिन आपने आपसे थोड़ी देर पहले एक शायद का जिक्र किया, उस शायद में एक शायद ये भी जोड़ देते हैं कि अगर चंपाई सोरेन रहते जेएमएम में तो शायद जेएमएम ज्यादा मजबूत नजर आता। उसी शायद में एक जोड़ देते हैं, जैसे ये शायद ये एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े मुमकिन है नतीजों में तब्दील हो या मुमकिन शायद ना भी हो। बहरहाल राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए जल्दी से आपका एक क्विक टेक सर लूंगी सुपर एग्जिट पोल के आए नंबर्स पर महाराष्ट्र झारखंड के लिए। आपका ऑडियो सब नहीं आ रहा है, एक बार राकेश शुक्ला जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। नहीं, अनम्यूट है मेरा। आप ठीक है सर, हाँ परफेक्ट। मैं ये बोला था पूर्णिमा जी कि मैं इस एग्जिट पोल का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, Apart from लेकिन this, sir, ठीक है, हाँ। आंकड़ों पे चर्चा की जा सकती जी। है। और ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि जिहाद पर पूर्णाहुति भारी पड़ गई है। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव पे जनगणना, जनसंख्या, जाति, आरक्षण, संविधान, ये सारा चीज कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। और ऐसे में यदि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपने मूल को छोड़ के सबका साथ सबका विकास का नारा दे के आगे बढ़ा गया था और उसकी सफलता को नहीं देखते हुए फिर से हिंदुत्व के जो पटरी पे वापस आई है वो उसके लिए लाभकारी साबित हो रही है। अब इसमें दो गलतियां देखिए। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती किया कि अपने हिंदुत्व से विमुख होके वो डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ी, और वही गलती 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी ने किया, वो भी अपना मूल छोड़ दिए। तो भाजपा तो वापस आ गई, वापस इसलिए आ गई कि उसके पास आज भी सनातनी दो चेहरे थे, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो यदि ये विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी कमजोर कड़ी बने तो मुझे लगता है कि जो विरासत की अभी तक की परंपरा रही है कि विरासत हमेशा पिता का पुत्र के पास गया है, इस बार हमें लगता है महाराष्ट्र में कहीं अनुयायी और सेवक के पास न चला जाए। ये एक बड़ा मुझे लगता है कि स्थितियां बदल सकती हैं यदि यही आंकड़े रहे और उनका उद्धव जी का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा तो। ठीक है, दुष्यंत नागर जी आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई उस कैंपेनिंग से सर ये रिफ्लेक्ट हुआ कि बीजेपी शायद आज की डेट में इस स्थिति में नहीं थी कि उसका जो कोर वोट बैंक है, हिंदू कोर वोट बैंक है, वो किसी भी तरीके से इवन 0.% भी छिटक के ना जाए ऑपोजिशन के पास, क्योंकि उनके पास एक दूसरे वर्ग का वोट बैंक इंटैक्ट है। और यही आधार रहा कि नारा दिया गया कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि वो नैरेटिव, वो संदेश जनता के बीच उतारने में कुछ हद तक कामयाब नजर आती है महायुति? कम से कम जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं उसके आधार पर क्या लगता है आपको? जी, मैं जो हमारे साथी ने विरासत पे बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक लाइन उस पर बोलना चाहता हूँ जी, फिर आपका जवाब दो। देखिए सर, मराठी माणूस की बात करते थे बाला साहब ठाकरे, मराठी अस्मिता की बात करते थे, जय महाराष्ट्र जय भवानी की बात करते थे। उनका जीवन पूरा समर्पित था मराठा के लिए, मराठियों के लिए, मराठी भाषा के लिए। और आपके शिंदे साहब क्या कर रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकल के गुजरात चले गए। शिंदे साहब ने कुछ नहीं बोला। वो कैसे उनके उत्तराधिकारी साबित हो सकते हैं? अगर वो बाला साहेब के उत्तराधिकारी होते इस्तीफा दे देते, लेकिन कभी ये प्रोजेक्ट्स नहीं जाने देते। जो मराठी माणूस की नौकरी थी, मराठी माणूस का जो रोजगार था, वो तो गुजरात चला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के वारिस नहीं है और शिंदे साहब वारिस हैं? शिंदे साहब तो सत्ता के लिए उनका फोटो लगा रहे हैं, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे ने तो मराठी माणूस के लिए किया है। वो तो उनके सपने को आगे लेके चल रहे। मेरा कहना है कि इस पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए अपने विचार पर। दूसरा मैडम, मैं आपके उसका जवाब देना चाहता हूं कि कोई भी नारा अगर दिया जाता है, कोई धार्मिक नारा हो, कोई सामाजिक नारा हो, कोई भी हो, उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर पड़ते हैं। हम अगर उसे नकार दें
वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अब इस चुनाव में तय होगा हाँ। कि उसका सकारात्मक असर किधर गया है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सहयोगी दलों को मिला है, या उसका रिवर्स पोलराइजेशन होके वो महाविकास आघाड़ी को मिला है। और निश्चित रूप से जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े बाउंड्री लाइन के आसपास हैं। महाविकास आघाड़ी को भी 131 सीटें आप दे रहे हैं, अगर 10% प्लस माइनस होता है तो गेम पलट भी सकता है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग एक्सपर्ट्स पहले ये भी कह रहे थे कि नेक एंड नेक फाइटर। राकेश शुक्ला सर, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, प्लीज उसको रखिएगा। और बस एक बात जोड़ते हुए, जो दुष्यंत सर ने कहा कि अगर विचारधारा की बात थी तो शायद फिर उद्धव ठाकरे के मुंह से बाला साहब ठाकरे को कभी अच्छा नहीं लगता जब वो फडणवीस के लिए ये कहते कि अगर महाराष्ट्र पर हाथ रख दिया तो हम काट देंगे। ये बाला साहब ठाकरे की सोच नहीं थी। कम से कम आती हूँ द्विवेदी साहब, आती हूँ द्विवेदी साहब, आ रही हूँ। राकेश शुक्ला जी को पहले काउंटर रखने दीजिए। राकेश जी। नहीं, नागर साहब ने अभी कहा, मैं दोनों विषय पे बात करना चाहता हूँ। पूरे चुनाव में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहने से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने परहेज क्यों किया? ये वही बाला साहेब ठाकरे हैं जो छाती ठोक के बोले थे कि बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराया है। फिर बाला साहेब का भी 3 दिन पहले पुण्यतिथि थी, उसका विज्ञापन छपा। उस विज्ञापन में हिंदू हृदय सम्राट क्यों नहीं लिखा गया, जबकि उसके पहले हमेशा लिखा जाता रहा है। दूसरी बात सर, बाबरी मस्जिद एक इतिहास है। पहले बोल लूं, उसके ऊपर अब सुन लेते हैं सर, आर्गुमेंट का विषय नहीं, अपना अपना टेक है। डेवलपमेंट की बात हो रही है। उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, 2 प्रोजेक्टों का मैं नाम लूंगा, एक आपके बुलेट ट्रेन की और दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की। आज आप वहां जाके पता करिए, दोनों प्रोजेक्ट इसलिए डिले हुए क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने उस पे इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इसलिए डेवलपमेंट की बात करने से पहले भी समग्रता से सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो सुपर एग्जिट पोल के नंबर्स इस वक्त आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन पर। मेरे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड झारखंड महाराष्ट्र की क्या तस्वीर दिख रही है आंकड़ों के माध्यम से? मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से द्विवेदी साहब, आपका 30 सेकंड में सर काउंटर लूंगी, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति शुरू की थी, वहां पे जो उद्योगपति थे उस समय, ये वो शुरुआत की बात है, वो उनको रोजगार नहीं दे रहे थे। तो रोजगार देने के लिए उन्होंने बड़ा उग्र आंदोलन किया था, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी उन पर बैन लगाने जा रही थी। खैर, जब वो मिलने गए तो 4-5 घंटे की मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बैन नहीं लगाया और फिर उन्होंने इंदिरा जी का सपोर्ट दिया। दूसरी बात मैं कह दूं, जो उपचुनाव हुए अभी तक जितने भी, या महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ, जो महाविकास आघाड़ी था, इनका वोट शेयर आपस में एक दूसरे को मिला। लेकिन क्या ये संभव है कि अजीत पवार का वोट शेयर या इनका वोट शेयर शिंदे का या बीजेपी का एक दूसरे के पास जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, नतीजे के दिन। के शर्मा सर, ये जो अभी मराठा वोट बैंक की जिक्र होता है, ये मराठा वोट बैंक तो इस बार वैसे भी कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए तब पार्टियां टूटी नहीं थी, मराठा वोट बैंक इंटैक्ट था, क्षेत्रीय पार्टियों के पास उनके बीच में बंटता था। लेकिन इस बार तो वो पार्टियां ही अपने आप में टूट गई हैं। तो यही तो है कि आपने देखा होगा देश का जो जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो जो चुनाव अलग होता था और देश की बाकी राज्यों के चुनाव अलग होती थी। मोदी मैजिक जो चलता था वो देश में चलता था, लेकिन जब स्टेट के चुनाव आता था तो कहीं कहीं मोदी मैजिक हिट हो जाती थी, कहीं कहीं फ्लॉप हो जाती थी। बट आपने जो अभी जो चुनाव देखा लोकसभा में, वहां पे जो लोकसभा के जो तर्ज पे जो चुनाव लड़ा गया था, अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो तर्ज भी वही रहा। इसका वजह यही है क्योंकि वहां पे 2.5 साल सरकार रही और दोनों हर यहाँ पे जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, चाहे वो महायुति से हो चाहे महाअघाड़ी से हो, वो सभी सत्ता में रह चुके हैं। और 5 साल में किसी ने भी उतना ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी या जो बहुत ज्यादा जो वहां के लोकल मुद्दे होते हैं वो उस पर कोई अच्छे सही खरे नहीं उतरे। इसीलिए उन्होंने आपने देखा होगा ये जो चुनाव हुआ है वो यहाँ पे पतंग कटेंगे 15 मिनट, इस चीजों पे चुनाव पे ज्यादा फोकस किया गया है, बजाय कि वहां के लोकल मुद्दे जो महाराष्ट्र के जो विकास के जो मुद्दे हैं वो हावी नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं एक उंगली यदि सामने उठाऊंगा तो दूसरी उंगली हमारे ऊपर खुद नहीं उठेगी, इसीलिए ये चुनाव नहीं रहा। जो आपको यदि अब देखा महिला जो झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, आपने देखा इस वक्त महिला वोटर्स का बहुत ज्यादा रुझान होगा। यदि महिला वोटर्स यदि जो कहते हैं ना हेमंत की कल्पना, हेमंत की जो है, यदि वो सही रहा तो चुनाव
हेमंत के पीछे जाएगा, जेएमएम यदि को मजबूती हाँ देगा। जेएमएम मजबूत होगा, यदि महिला वोटर्स यदि और उनकी चंपाई सोरेन का जेएमएम से चला जाना हाँ उसका भी नुकसान होगा और प्लस मतलब महिला जो वोटों उसका का नुकसान है वो कल्पना सोरेन से भरपाई होने की संभावना है, क्योंकि कल्पना सोरेन है ना, वो हो सकता है कि झारखंड की कल्पना भी बन सकती है, ठीक है, एक महिला पहली मुख्यमंत्री भी बन सकती है। ठीक है। संजय कृष्णा जी आपके पास आते हुए, व्हाट वर्कड, क्या आपको अभी जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये वो है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नैरेटिव कहीं ना कहीं एक सूट किया है वहां के वोटर को, आपको लगता है ऐसा महाराष्ट्र में? बिल्कुल, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नैरेटिव है वो काफ़ी हद तक कारगर रहा है। प्लस जो मुसलमानों की जो एक टीम ने वहाँ पे इनसे डिमांड करी थी, 17 शर्तें रखी थी। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि शर्तें नहीं, वो एक्चुअली ब्लैकमेल ही था, की तरफ से जो बिल्कुल ब्लैकमेल ही था कि हम वोट तो तुम्हें दे रहे हैं लेकिन हम ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम्हें कि तुम ये मेरा करोगे तब हम तुम्हें वोट देंगे, जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत था। अभी देखिए, एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये पूरा जो है आप महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, वहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं है ना दुश्मन है। क्या आप अजित पवार की तरफ संकेत तो नहीं मैं सबकी तरफ संकेत कर रहा हूँ। कोई भी कहीं भी चुनाव के नतीजों के बाद अभी भी कहीं उठा पटक आगे पीछे कुछ भी होगा, अभी आप देखिएगा वहाँ का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। संभावना लगती है मेरे हिसाब से तो देखिए अजित पवार की तरफ ही मेरी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि या तो उस तरफ जाए या शरद पवार ही हो सकता है इस तरफ आ जाए। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, नतीजे जब नंबर्स आएंगे ना तो आप बड़ी बात उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर तो हमारे को एनडीए को क्लियर बहुमत मिल जाती है तो फिर तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर ये कहीं चूकते हैं, थोड़ा सा भी उलटफेर होता है, फिर देखिएगा वहाँ का खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो राजनीति फिल्म का डायलॉग एकदम सटीक बैठेगा कि ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, जिधर मौका मिला हम उधर निकल लिए। पूर्णिमा जी, एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी बात है कि क्या ऐसा भी समय जिस तरह से 3-4 एग्जिट पोल है ना, वो झारखंड में एनडीए को समर्थन दिया गया है, और जिस तरह से एग्जिट पोल 3-4 जो है वो जेएमएम के समर्थन में गया है, महाराष्ट्र 11 में से 6 पोल जो है वो उस हिसाब से क्या 8 में से 4 पोल ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, महाराष्ट्र की, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में और भी एक्सिस माइडिया भी है और भी जो है 8 में से 4 बीजेपी को दे रहे समर्थन, दे रहा है और 4 इधर दे रहा है। कहीं ऐसा 10% जैसे हमारे भाई ने कहा इधर तो हो सकता है, तो क्या निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन सकता है? ये भी सवाल है, क्योंकि निर्दलीय भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब जिस तरह से वहां पे मधु कोड़ा की बात कर रहे हैं, उस समय सिचुएशन आया, तो यहाँ पे दोनों के 40-40 आ गए, तो क्या एक सीएम बन सकता है एक वाला पार्टी? और इधर आपको लगता है कि अगर बीजेपी जीती तो चंपाई सोरेन के चांसेस है? नहीं, मुझे नहीं लगता चंपाई सोरेन को यूज किया जाता है ऐसे नेताओं को जो कहते हैं ना, जो उसका नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। ये तो सिर्फ चुनावी यूज होते हैं, और ऐसे नेता जो समय के साथ बदलते हैं इस पर मुझे लगता है भरत भूषण जी इस पर जरूर जोड़ना चाहते होंगे। भरत भूषण सर, आपसे मैं जरा झारखंड को लेकर समझना चाहती हूँ, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपका कुछ अलग टेक भी है, और क्या नजर आता है आपको इन एग्जिट पोल के आधार पर? नया पार्टी बना है, वो जयराम महतो आदिवासियों के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट है तो वो कुर्मियों का वोट है, और इधर बीजेपी गठबंधन में एक सुरेश महतो है, वो कुर्मियों के नेता है, और उसके लिए जयराम महतो में आप देखेंगे कि थोड़ा उनका लोकसभा में जो प्रदर्शन था वो सीट नहीं लाए हैं, वोट और परसेंटेज उनका देख लीजिए, और यही गड़बड़ हो रहा है। ये जो नया पार्टी जो आए हैं जयराम महतो, तो खेला में गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन किसी को बहुमत नहीं आएगा। जयराम महतो का किसी न किसी दुर्लभ है, थोड़ा सा निर्दलीय है जयराम, किसी को बहुमत चांस कम है, और मेरे साथी ने बोला कल्पना सोरेन हो सकती है, गठबंधन चौंकाने में हो सकता है। थोड़ा सा ना एक्चुअली भरत भूषण सर, आपकी ना आवाज में थोड़ा सा क्लैरिटी कम है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको चेक करें थोड़ा सा, ताकि क्योंकि झारखंड का आपके पर्सपेक्टिव से चीजें समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप उस पर एक बेहतर टेक दे पाएंगे। जो अभी राकेश शुक्ला सर यहाँ स्टूडियो में मौजूद 2 मेहमानों ने कहा झारखंड के पर्सपेक्टिव में और महाराष्ट्र के, आपको लगता है कि जो झारखंड को लेकर स्पेसिफिकली इन्होंने कहा वो सुपर हाइपोथेटिकल नजर आता है? दूसरा, ये जो अजित पवार वाला केस है, बीच में इस तरीके की बातें हुई थी कि भाई बड़े नाराज हैं अजित पवार, आपको याद होगा वो बैठक हुई थी और उसके बाद सवाल पूछे गए कि कोई नाराजगी है क्या, बीजेपी ने उसका पूरी तरीके से खंडन किया, लेकिन क्या नतीजों के बाद भी कोई ऐसी संभावना जिसका 0.1% चांस भी है, या ये सिर्फ कह ही जा रही बातें कि बस कहने को कह लेते हैं?
देखिए, महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे कमजोर कड़ी है उद्धव ठाकरे और अजीत पवार। कमजोर कड़ी इसलिए है कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी का प्रदर्शन को लेके कांग्रेस और शरद पवार दोनों आशंकित हैं, जिस तरह का उनका पूरा रुख रहा। और इधर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को भी पता है कि अजीत पवार का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। अब इसलिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि चाचा शरद पवार जी ने फिर से कार्ड खेल दिया है इमोशनल का। और मराठा आंदोलन के समय पर जो सारा घटनाक्रम हुआ, उसके चलते मराठा वोट अजीत पवार के साथ जाने की बजाय कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ जाना बेहतर समझेंगे। तो इसलिए अजीत पवार के पास मान लीजिए यदि वापसी हुई और शरद पवार के साथ जाएंगे भी, तो भी एनसीपी में अब अजीत पवार की वो पोजीशन नहीं रहने वाली है। ये अजीत पवार को भी पता है। हाँ। इसलिए अजीत पवार कोशिश करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के महायुति में ही बने तो रहें। आपको लगता है कि शरद पवार का जो रिटायरमेंट काइंड ऑफ ऐलान था, उसमें सुप्रिया सुले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन उनकी नजर में है, क्योंकि वो तब रही जब अजित पवार छोड़कर चले गए? पूर्णिमा जी, सुप्रिया जी के लिए ही शरद पवार जी ने बहुत रणनीतिक तरीके से 3 जो एनसीपी के प्रमुख चेहरे थे उनको खलनायक बना दिया। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, ये तीनों कहीं ना कहीं सुप्रिया जी के लिए थ्रेट साबित हो रहे थे, क्योंकि सीनियरिटी थी इनकी। और उसमें सबसे बड़े थ्रेट थे अजीत पवार। अजीत पवार ने क्लियर भी किया कि हमको भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के लिए शरद पवार जी ने भेजा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मूल विषय ये है कि यदि अजीत पवार फिर वापसी करते भी हैं तो भी अब सुप्रिया अप रहेंगी, अजीत पवार डाउन रहेंगे। तो यदि अजीत पवार चाहेंगे कि 2, 4, 10 सीट जो भी मिलेगी उसको लेके हम महायुति में दी रहे तो हमको डिप्टी सीएम मिलेगा, लेकिन शरद पवार के साथ यदि हम गए तो मुझे मिलने की संभावना खाली हाथ रह जाएंगे। ठीक है, मैं चाहूंगी कि 30-30 सेकंड, ताकि मैं सभी मेहमानों से एक क्लोजिंग कमेंट ले सकूं, क्योंकि जाहिर है कि नतीजे के दिन का इंतजार रहेगा। दुष्यंत जी, आप कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे सर? कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड में प्लीज सम अप करेंगे। अनम्यूट भी कर, हाँ सब बोलिए जी। हमें पूरे इस विश्लेषण में मनोज जरंगे पाटिल और जो मराठा आंदोलन है उसको भी बारीकी से देखना पड़ेगा कि वो वोट कहाँ गए। क्या वो महायुति के साथ गए हैं या महाविकास आघाड़ी के साथ गए हैं, वो भी एक डिसाइडिव फैक्टर है। ये भी परिणाम के दिन तय पता चलेगा और उसका भी एक मराठा आंदोलन का परिणाम में एक बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है। और जैसा आपने कहा और साथी ने भी कहा कि अजीत पवार के लिए मुझे नहीं लगता महाविकास आघाड़ी में अब कोई जगह बची है। सुप्रिया सुले जी लीडर हैं और वो एनसीपी की सर्वमान्य। ठीक है, पॉइंट टेकन। के शर्मा सर, आरएसएस को मेरा जो कहना है कि जो महाराष्ट्र में जो बटेंगे तो कटेंगे, और जिस तरह से ओवैसी ने जो ये 15 मिनट बाकी है और इस तरह का जो माहौल को क्रिएट किया गया, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनावी के जो तुष्टीकरण, जो वोटों की राजनीति का जो कहा जाता है, वो यदि उसमें सक्सेस पाया जाएगा और वो जो यूपी से जो चला था ये रेलगाड़ी, वो जाके कहीं ना कहीं वो फायदा महाराष्ट्र में देगा। और रही झारखंड की बात, तो झारखंड में कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन ये वहां के जो मेन आपको जो मैजिक साबित होंगे। ठीक है, और टाइमर रखेंगे साथ ही, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। संजय कृष्णा जी 30 सेकंड। देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आपको 23 तारीख को देखने को मिलेंगे, वो अगर क्लियर एनडीए की तरफ जाता है तो बड़ी शांति से वहाँ सब कुछ स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाता है, अगर हम महाविकास आघाड़ी को सीटें मिलती हैं और आती हैं, तो वो अगले पूरे 5 साल डगमग ही गाड़ी चलने वाली है। वहाँ पे कुछ बहुत अच्छे तरीके से होने वाला नहीं, क्योंकि 3 पावर सेंटर हो जाएंगे और उनकी आपस की लड़ाई में ही सारा मामला उलझा रहेगा। अब हम अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में मामला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है, 50-50 का। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि निर्दलीय की भूमिका सरकार बनाने में बहुत अहम रहने वाली है। अगर 2-3 निर्दलीय भी जीत के आते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी की भी सरकार बनाने में। पिछले कुछ चुनावों में जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है, वो निर्दलियों के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतर और उस पॉइंट पर नजर आई है जहां पर वो निर्दलियों को साथ लेकर बीजेपी निर्दलियों को बहुत अच्छे तरीके से निर्दलियों के साथ अपनी साठगांठ बिठा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से उनको लेकर चलना जानती है। तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा उन लोगों के साथ चल पाना। संजय द्विवेदी जी, देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो शिंदे ने एक बात कह दी, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और चुनाव से 2 दिन पहले कहा उन्होंने, तो जो जरांगे जी हैं वो चूंकि फडणवीस से नाराज हैं और इनसे जुड़े हुए थे शिंदे जी से, तो अगर ऐसी कोई बात हुई, अगर मुख्यमंत्री ये नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका पूरा वोट बैंक महाविकास आघाड़ी को मिल जाए। ये मेरा अपना मत है।
दूसरा मत मेरा है, इनका 30 साल से वो एक सीट जीत रहे थे ये उपचुनाव में, और वहां विधायक की डेथ हुई, इनकी पत्नी खड़ी हुई, जी सर। तो शिंदे से लेके फडणवीस ठीक। जी सबने जोर लगा दिया। हाँ। लेकिन चूंकि वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, ठीक। क्योंकि वोट हमारा डाइवर्ट ठीक हुआ, है सर, उस टाइम। कांग्रेस प्रत्याशी को ठीक- मिला। ठीक है सर, तो मैं टाइम- वही टाइम। चिट्ठी कह रहा हूँ हाँ। कि अगर हमारा वोट बैंक डाइवर्ट होता है, ठीक। तो जिस तरह से मैं लोकसभा चुनाव में ओके। जीत मिली है, और इनके जो इस तरह के फैक्टर्स ठीक है सर, जैसे टाइम। सिंधी ने- भारत भूषण जी, जी जी भारत भूषण जी प्लीज। देखिए, गठबंधन ऐसा चौंकाने, मेरे भाई ने इशारा कर दिया है कि मुख्यमंत्री किनको बनाना है, और चौंकाने वाला तब गठबंधन होगा। अभी एक दूसरे के विरोधी हैं, हो सकता है नतीजा के बाद दोनों साथ सरकार बने, क्योंकि उसको चाहिए झारखंड, और मुख्यमंत्री कोई बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई ने हमारे इशारा से बता दिए हैं वहां पर कि कौन बनेगा सीएम, हो सकता है, ठीक और है। नहीं पर बहुमत होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है।